अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन रोजाना की तरह आज भी स्मोक का राज जो है वो शहर फैसलाबाद पे नजर आता है। हद निगाह काफी हद तक कम हो गई है। दर्जा हरारत कम होने के साथ साथ स्मोक के बढ़ते खतरात जो हैं वो आवाम को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद होंगे। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, आज फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, अगर बात की जाए आज के मौसम की तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम अज़ कम जो है वो 15 रहने का इम्कान मौजूद है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में जब बारिशें होगी तो उसके बाद मौसम में मजीद बेहतरी आएगी। अभी भी अगर शाम के औकात में, सुबह के औकात में या रात में देखा जाए दर्जा हरारत खासा नीचे आ जाता है, 15 पर चला जाता है। बाकायदा जो खुनकी है वो महसूस की जा सकती है। लेकिन जो ही सूरज निकलता है तो उसके बाद जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा हो जाता है, 30 तक चला जाता है। और जो सर्दी है उसके असरात कम होना शुरू हो जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 15 नवंबर के बाद बारिशें भी हो जाएंगी तो मौसम में अच्छी खासी जो है वो बेहतरी आएगी, मौसम अच्छा खासा सर्द हो जाएगा। आप शहर फैसलाबाद का मौसम का अहवाल बता रहे थे जनाब। अगर हमारे फैसलाबाद शहर की पुलिस की बात की जाए तो उनकी जान से हमेशा ये कहा जाता था कि गश्त के लिए उनके पास जो गाड़ियां थी वो ठीक नहीं थी। अलबत्ता हमारे जो शहरी थे वो भी काफी हद तक मजाक उड़ाते थे खराब गाड़ियों की वजह से कि हर चौक चौराहे में पुलिस की कोई ना कोई गाड़ी खराब होती हुई या उसको धक्का लगाते हुए नजर आते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है और हमारे फैसलाबाद की पुलिस को 34 नई गाड़ियां जो हैं वो फराम की हैं। और अब रोड्स के ऊपर पुलिसमैन जो हैं वो गश्त करते हुए नजर आते हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से शहर फैसलाबाद में गश्त जो है वो अब की जा रही है। अब ये गाड़ियां 50 दी जानी थी लेकिन अब तक 34 जो हैं वो गाड़ियां फराम कर दी गई हैं। बाकी कब तक मिलेंगी और इससे कितना हमारी पुलिस फोर्स को फायदा पहुंचेगा और आवाम को कितना फायदा पहुंचेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने सीनियर रिपोर्टर तैयब मकबूल को दावत दे रखी है शो के अंदर। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। तैयब, क्या कहेंगे जहां इसका पॉजिटिव पहलू है, अगर इसको दूसरे पहलू से थोड़ा सा देखा जाए, दूसरा पहलू यह देखा जा सकता है कि एक गाड़ी की कीमत लगभग अंदाजे के मुताबिक 50 लाख के करीब भी लगा ली जाए, 50 गाड़ियां देनी थी, 25 जो है वो करोड़ की गाड़ियां ये बनती हैं तकरीबन। इससे कम की भी हो सकती हैं, इससे ज्यादा की भी हो सकती हैं। तो यही 20 करोड़ रुपया अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाता तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा कारआमद होता है इन गाड़ियों की निस्बत। शुक्रिया हनान। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि पूरे पंजाब में 500 गाड़ियां तकसीम की गई हैं। उनमें से जो फैसलाबाद के हिस्से में 50 गाड़ियां ही हैं। मतलब ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि टोटल गाड़ियों का 10% सिर्फ फैसलाबाद को एलोकेट किया गया है। उसमें से 34 वसूल हो चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी हैं, थानों में चले भी गई हैं। 16 गाड़ियाँ आइंदा एक हफ्ते 10 दिन में फैसलाबाद में पहुंच जाएंगी। और बड़ी जदीद गाड़ी हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है इनकी। आम मैकेनिक जो है वो उस गाड़ी को समझ नहीं सकता, स्पेशलाइज्ड किस्म का कोई मैकेनिक ही इसको ठीक करेगा। मतलब दूसरे अल्फाज में कहने बड़ी शानदार गाड़ियाँ मिली हैं। इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, इनका इंजन वाइज बहुत अच्छा है, इनकी बॉडी हर लिहाज से बहुत अच्छी है। तो इससे जो एक अच्छी चीज़ सामने आएगी वो ये होगा कि गश्त का जो निज़ाम, अच्छा गश्त पहले होता था लेकिन गाड़ियों की जो हालत पहले थी वो ज़्यादा आम है, सबको पता है क्या हालत थी। तो अगर पुलिस को नाकाबंदी करना पड़ती, किसी वारदात की सूरत में किसी मुलज़म को राउंड अप करने के लिए उसको चेज़ करना पड़ता तो 99% चेज़ होता ही नहीं था। वारदातें बढ़ने की वजह भी ये थी कि जो मुलज़मान हैं उनके पास न्यू 125 अच्छे वाले 125 थे, इनके पास जो गाड़ियाँ थी वो शायद 1 किलोमीटर जाने के बाद वैसे ही बंद हो जाती थी। मैंने लिटरली खुद देखा है, एक बार एक मुलज़म का पीछा कर रहे थे तो क्लच प्लेट ही उड़ गई इनकी गाड़ी की। ठीक है, ये बड़ी कॉमन बात थी। अच्छा, लोग भी फिर मजाक बनाते थे जब चौको चौराहों में पुलिस वाला जब अपनी ही वैन को धक्का लगा रहा होता था, वो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो देखिए, एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और बेसिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसने ग्रास रूट लेवल पर क्राइम को ख़त्म करना है। पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग है इनकी, डेली बेसिस पे हज़ारों लोगों को डील करना है इन्होंने। स्ट्रीट क्राइम के भी डील करना है, सोशल क्राइम के भी डील करना है, 100 मामला करने हैं। तो इनके पास इक्विपमेंट जो है वो अच्छी ही होनी चाहिए थी। ये सीपी फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने बड़ा अच्छा काम किया है कि 500 में से 10%
50 गाड़ियां फैसलाबाद को एलोकेट करवाई हैं, 34 आ गई, 16 आ जाएगी। यानी ये किसी एमपी एमएनए के सर पे सेहरा नहीं जाता, ये सीपीओ साहब के सर पे सेहरा। एग्जैक्टली इसमें बिल्कुल किसी एमएनए एमपी कोई किरदार नहीं। जैसे आपने बात की है सेफ सिटी की 20 करोड़ की, अगर एमएनए एमपी का किरदार होता तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करवा चुके होते अभी तक। और उसमें हमारी अफसरान से बात हुई, सेफ सिटी के हवाले से एसएसपी ऑपरेशन से भी बात हुई थी। वो उनका भी यही कहना था कि अगर फंड्स आस्था भी मिलना शुरू हो जाएं तो कम से कम ये तमीर की तरफ जाए। इसी के साथ साथ सेफ सिटी 2016 का ये मंसूबा था, प्लान था। इसी के साथ साथ थाना सिविल लाइन कम्प्लेक्स बनना था, वो भी उसी दौर में सेम टाइम उसका जो मंजूरी दी गई थी। उसके लिए 14 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया था। आप देख लें वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, 99% वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उसका भी 8-10 दिन में सीपीओ फैसलाबाद यहाँ पे इफ्तिताह भी कर देंगे। बड़ा शानदार बना है, 5 मंजिला वो थाना की कम्प्लेक्स है उसका, जिसको लायलपुर कम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर उसका थाना होगा, फर्स्ट फ्लोर पर डीएसपी के दफ्तर होंगे, उसके ऊपर एसपी के ऑफिस होंगे। इसी के साथ साथ सबसे ऊपर बैरक्स बनाई गई हैं कि जो थाने में ड्यूटी करने वाले दूर दराज के शहरों इलाकों से आते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दीगर जो एहलकार हैं, उनके लिए बैरक्स हैं और रात को वहीं स्टे कर सकते हैं। बड़ी अच्छी हवालात बनाई गई है। हम पीछे देखते हैं हवालात बहुत ही किस्म की गंदगी और मतलब वो जो एक एसओपी है ना कि कैदी को हवालाती को रखने की, वो बिल्कुल हमारे पुलिस में पूरी नहीं होती, लेकिन ना जेल में पूरी होती है और ना ही ये थानों के हवालातों में पूरी होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा शानदार थाना बना है। अच्छा, ये आपको बताने का मकसद ये है कि अगर ये बन सकता है तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट इससे कई गुना ज्यादा अहम कीमती है, अहम है और वो जरूरी भी है। ये एक थाना, एक कम्प्लेक्स है, 2 एसपी बैठ जाएंगे, 3 डीएसपी बैठ जाएंगे, एक महदूद लोगों को फायदा होगा। लेकिन सेफ सिटी जो है वो बनने से लगभग जो 1 करोड़ की हमारी आबादी है वो उनको फायदा होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी सुनने में आया है कि जो वजीर कानून है पंजाब के राजा बशारत, उन्होंने शायद ये कहा है कि गुजरांवाला और फैसलाबाद में सेफ सिटी को रन कर रहे हैं। अब देखें, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और ये कहा तो काफी अच्छे से जा रहा है। 5-4 साल देखने हो गए हैं जब से ये हुकूमत आई है 18 से, तब से इनको तो ये था कि पुलिस को हमने एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करनी है, उस पर बात करने के लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए, वो किस हद तक हो रही है। इन्होंने कहा था उनको जिद्दत लेके आएंगे, पुलिस को इक्विपमेंट पूरी करेंगे, वसाइल देंगे। लेकिन देख लें, ये हमारे सीपीओ साहब की ही एक काविश है कि जो हमें 34 गाड़ियां मिल गई हैं, 16 भी मिल रही हैं। अदरवाइज जो है ना लेकिन इसके लिए तो फिर सीपीओ फैसलाबाद जो है उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि हमारी जरूरत क्या थी इस चीज को हकामे बाला तक एहसन अंदाज में पहुंचाने का, प्रेजेंट करने का हमारे मसाइल को उनको मौका मिला और उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में किया भी। यही वजह थी कि इनको इतनी गाड़ियां मिल उसकी मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। हमारी जो गाड़ियां खराब खड़ी थी एमटी मोटर ट्रांसपोर्ट ब्रांच पुलिस लाइन में, सीपीओ ने उनको ये किया कि सीपीओ साहब ने उनको ना दोबारा से ओवरहाल करवाया। जब ओवरहाल करवा के वो गाड़ियां इंस्पेक्शन के लिए गई, आईजी पंजाब साहब ने खुद वो गाड़ियां मॉनिटर की, खुद उनको सुपरवाइज किया, देखा। उन्होंने बड़ा उनको ये पसंद आया कि बड़े ही कम बजट में ये गाड़ियां ओवरहाल की गई हैं। उस चीज़ को देखते हुए, उस प्रेजेंटेशन को देखते हुए उन्होंने फिर 10% गाड़ियां, ये समझे रिकॉर्ड है कि टोटल गाड़ियों का 10% सिर्फ फैसलाबाद को मिला है। 35 अजला में बाकी 90% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सिर्फ एक हमारा जो जिला ऐसा है जो हमारे सीपीओ साहब की काविश से 10% हमें मिली हैं। उसके पीछे वो सीपीओ साहब की प्रेजेंटेशन थी कि गाड़ियां ओवरहाल हमने कम बजट में कैसे करवाई हैं। और ये यकीन दहानी आईजी साहब को हो गई कि अगर इनको अच्छी गाड़ियां दी जाएं, ज्यादा मिकदार तादाद में भी दे दी जाएं, उसकी तो हिफाजत करेंगे। ये सबसे बड़ा एक पहलू था जो सीपीओ साहब ने वो तो दिखाया, उनको बड़ा लार्ज कैनवस पे दिखाया कि ये देखें हमने ये गाड़ियां जो बिल्कुल खंडर में खड़ी हुई थी, जो चलने का चांसेस नहीं थे, हमने बड़े ही महदूद बजट में, एमटी का बजट सालाना बुनियादों पर आता है, टायरों के लिए अलग से आता है, मेंटेनेंस के लिए अलग से आता है, बैटरियों के लिए अलग से, वो जो मेंटेनेंस का अलाउंस था ना, उसमें से बड़ा मामूली सा बजट इस्तेमाल करके वो गाड़ियों को ओवरहाल करवाया गया। तो आईजी साहब बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने इनकी बात पे कि हमें जिस ज्यादा गाड़ियां दें, 42 तो आपको पता है हमारे पुलिस स्टेशन हैं और हमारी को 8-10 बड़ी चौकियां भी हैं, हमें इतनी ही बनती थी और माजी में जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती थी हमेशा कम मिली हैं। लेकिन इस बार ये एसवीएल चौधरी साहब की बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने पूरी गाड़ियां ली हैं और अच्छी गाड़ियां ली हैं।
अब क्राइम भी इसके वजह से काफी हद तक रुकेगा, क्योंकि जब पुलिस वाले वक्त पे एक जगह पे पहुंचेंगे और अगर किसी की रैकी भी लगाई होगी तो उसके पीछे भी भागना पड़ेगा, तो अब आसान होंगी चीजें इनके लिए। अदनान, ये अगला स्टेप है कि आप किसी को चेज कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। जब आपकी अच्छी वाली गाड़ी मूविंग पोजीशन में है तो आप क्राइम होने का चांस ही बहुत कम हो जाता है। तो फिर आपको पता है क्रिमिनल का वो तो हर वक्त खौफ के साइड में है, तो उसको ये आइडिया हो जाएगा कि बड़ी अच्छी अब ये गाड़ी है, ये मुझे चेज भी कर लेंगे। अच्छा, उसमें जो वायरलेस सिस्टम है वो बड़ा जदीद किस्म का जो फिट किया जा रहा है, ताकि वो गाड़ी पूरी उसके अंदर जो जितनी इक्विपमेंट है ना वो भी बड़ी शानदार किस्म की होगी। सिस्टम इस तरह बनाया जा रहा है, ये सीपीओ साहब प्लान कर रहे हैं कि एक गाड़ी को वारदात का पता चलता है तो तमाम गाड़ियां किस तरह उसको राउंड अप करेंगी, उसको ये बड़ा अच्छा प्लान भी तैयार हो, यानी नेविगेशन सिस्टम भी इस तरह का भी कोई सिस्टम इंशाल्लाह बन रहा है, जल्द वो भी जो है ना वो हो जाएगा। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं चाहता हूं इसी तरह के मामलात पे हमारे जो एमपी एमएनएज हैं वो तो मुतहरक नहीं हो रहे, लेकिन सीपीओ साहब अगर एक्शन ले, उनको बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें कि हुकाम बाला को बताएं कि ये शहर सीपीओ साहब बुलाते भी हैं, मीटिंग्स होती भी हैं, लेकिन वहां सिर्फ हर जो हमारा नुमाइंदा है, पब्लिक का जो फिगर नुमाइंदा है, वो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोई बात नहीं हो रही। ये मतलब अब बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ आपके फैसलाबाद में जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं असम्बली में, वो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। देखें, हमारी नफरी 8,500 है, हमारी आबादी अराउंड 10 मिलियन है, और हमें कितनी चाहिए? 34,000 समथिंग नफरी चाहिए। हमारी 4 गुना नफरी कम है। हर सीपीओ ने जो पब्लिक के नुमाइंदे उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप बात करें हुकूमत अपनी से और हमें स्ट्रेंथ पूरी करें। आज तक नहीं किसी ने। तो ये इनका शहर है, हमारा शहर है, हमारे नुमाइंदगान ने देखना है। देखिए, ये बड़ी क्लियर बात है, या कोई भी ऑफिसर आता है, अभी मौजूदा सीपीओ आरपीओ को देख लें, ये मेहमान है, पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाएं। नुमाइंदगान यही है, हम भी यही हैं, हमारी निचली पुलिस भी यही है। यही इसी चीज का तो दाना दिया जाता है जनाब, कि जो पोस्टिंग करवाना चाहते हैं वो करें, वरना फिर इंजाम भुगतने के लिए तैयार। ये भी बड़ी एक लंबी बात है, बड़ी कहानी है, लेकिन बहरहाल ये देखना चाहिए नुमाइंदगान को कि ये हमारा शहर है, ऑफिसर्स पर नहीं रहना चाहिए। देखिए, वो मेहमान है, 1 साल पोस्टिंग होगी, 2 साल मैक्सिमम होगी, फिर वो चले जाएंगे। ये देखिए, गाड़ियों का अगर सीपीओ फैसलाबाद ने ये किया है तो ये किसका फायदा है? फैसलाबाद पुलिस का फायदा है। वो कल कहीं और जाकर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन ये हमेशा के लिए जो बड़ी अच्छी गाड़ियां जो मिल गई हैं ना, ये फैसलाबाद पुलिस को, ये काबिश वो थी जो अमीन नुमाइंदगान को करनी चाहिए थी। स्ट्रेंथ पूरी करने के लिए, दिक्कत फिकमट करने के लिए जो है नुमाइंदगान को करनी चाहिए। शायद यही वजह थी कि जब फराम की गई थानों को गाड़ियां, वहां पे कोई भी एमपी एमएनए मौजूद नहीं था। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए, उनको बुला के तो फिर वो टैग लगाने वाली बात थी ना कि उनके ये प्योरली, ये पुलिस की अपनी हिम्मत है, प्योरली इसमें किसी एमएनए एमपी का, किसी अवामी नुमाइंदे का, किसी पॉलिटिशियन का कोई भी मामूली सा भी किरदार रोल नहीं है इसमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया तैयब साहब आपके शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जुल्करनैन। जुल्करनैन, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। इलाकाई जुबानों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जुबान जो होती है वो इंसान की पहचान होती है, आपके कल्चर जो है उसको रूनुमा करती है माशरे के ऊपर, और बताती है कि आपकी जुबान कितनी मीठी है और उसमें बुलाने का तरीका क्या होता है। और इसके साथ साथ इलाकाई खानों के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जैसे सर्दियां आती हैं, सर्दियों के आने के साथ साथ बेशुमार फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दीगर एशिया जो है वो मार्केट के अंदर आती हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें, डिशेस पसंद होती हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले जुल्करनैन की तरफ चलते हैं, इलाकाई जुबानों पे बात करते हैं, खासतौर पे पंजाबी, माँ बोली पंजाबी जो है, अगर उस पर बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पंजाब की हद तक नहीं, बल्कि दुनिया भर के अंदर अब इसे बड़े बेहतरीन अंदाज में रिकग्नाइज किया जाता है और लोग इस बोली को बड़ा पसंद करते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स। और जब पाको हिंद की बात आती है, पाको हिंद के पंजाब की बात आती है, तो यहां का कल्चर बड़ा रिच है। यहां पे जिसको कहा जाता है ना पेंडू, पहले वो गलत अंदाज में, उसे नेगेटिविटी में लिया जाता था, लेकिन अब बड़ा पॉजिटिवली उसे लिया जाता है। पिंड की रोटियां, पिंड का साग, पिंड के बोली, और जिस तरह से उनके खाने पीने खालिस होते हैं, वो आपके माहौल को बड़ा जबरदस्त बना देते हैं। क्या कहेंगे जुल्करनैन? बिल्कुल हनान, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जो मौजू है उसका इंतखाब किया है। और हनान, इस पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक पेंडू की छाप जो लगाई थी
जिसको हम कह सकते थे कि पेंडू है, मतलब इसका वो जाहिल है। अब ऐसा नहीं है, अब बहुत तेजी के साथ हम इस चीज से निकल रहे हैं। अब जब किसी को पेंडू कहा जाता है तो उसके साथ प्योरिटी को जोड़ा जाता है, उसके साथ खालिसपन को जोड़ा जाता है। यार ये पिंड का बंदा है, पिंड का बंदा है, मतलब उसको ये कहा जाता है कि ये बात आपने कॉल ऑफ फेल का पक्का बंदा है। हाँ। और ये खालिस्तान, मतलब अगर आप गांव वाली साइड पे निकलते हैं, देही इलाके में निकलते हैं, तो वहां पे आपको हर चीज खालिस मिलती है, इवन आपको मट्टी तक खालिस मिलती है। यहाँ पे आप मट्टी उठा के देख लें शहरों में, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा, हर इलाके की भी एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। सिग्नेचर स्टाइल बिल्कुल। किस तरह से होता है? जैसे लाहौर का है, वो हर बात के साथ कह देते हैं सू, यानी जा सू की करदा सू, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा जाता है बीरे, बीरे की कर रहे हैं, बीरे किस तरह, ठीक हो, सब ठीक ठाक। मतलब ये हर एक इलाके का सिग्नेचर स्टाइल होता है और ये बड़ी अच्छी चीज है, उससे अच्छा, आपकी पहचान हो ये जाती लोग है। पहचानते भी हैं। हनान, मुझे ना पिछले कुछ मरी जाने का इत्तेफाक हुआ दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे हम लोग पंजाबी बोल रहे थे और हम नाश्ता लेने के लिए गए एक दुकान पे, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, तो वो बंदा कहता, यार तुसी फैसलाबाद तो आए हो। हम लोग हैरान हो गए कि हाँ फैसलाबाद से आए हैं, आपको कैसे पता चला? कहता यार तुम्हारी बोली फैसलाबादी दी। मतलब कि लोग इस हद तक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपनी एक पहचान होती है। हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, हमें नहीं पता था वो नोट कर रहा है, पंजाबी में बोल रहे थे, उस बंदे को पता चल रहा था कि ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। तो हमारी एक पहचान है और ख़ास तौर पर हमें अपनी जो मादरी ज़ुबान है उससे हरगिज़ दूर नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा हाई फाई सोसाइटी में जाते हैं, थोड़ा सा जाली मम्मी डैडी लोगों के पास बैठते हैं, तो फिर हम उर्दू बोलने में भी अपनी तज़हीक जो है वो महसूस कर रहे होते हैं, उर्दू बोलने में भी हमें आर हो रही है। लेकिन ये दिन ब दिन ये भी कल्चर चेंज होता चला जा रहा है जुल्करनैन। लोग पंजाबी को बड़ा बेहतरीन अंदाज में अडॉप्ट कर रहे हैं और एक कल्चर जो हमारा खत्म होता चला जा रहा था, क्योंकि हर चीज, वो कहते हैं ना, हर अरूज को जवाल है। बिल्कुल। तो ये अरूज जो है वो आ चुका था, अब जवाल की तरफ काम जाना शुरू हो गया है। ये अब लोग अपने कल्चर को, अपनी पहचान को जो है वो छुपाने से आर महसूस नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। और हनान आप देख लें, जो आप बरसगीर पाक व हिंद की बात कर रहे थे, उस पंजाब को कहा जाता है चढ़दा पंजाब और हमारे पंजाब को कहा जाता है लहंदा पंजाब। मतलब सूरज उधर से निकलता है, वो चढ़दा पंजाब है, इधर जाके सूरज गुरूब होता है हमारी साइड पे, तो इसको लहंदा पंजाब कहते हैं। और वो सिख कम्युनिटी जहाँ पर भी बैठी है, वो कनाडा बैठी है, वो अमेरिका बैठी है, वो यूके बैठी है, जहाँ पर भी सिख कम्युनिटी बैठी है, वो वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं। और उन्होंने वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो उनको भी उन्होंने पंजाबी पे लगा दिया हुआ है। अच्छा, पंजाबी मूवीज बड़ी जबरदस्त बनाई जाती थी हमारे, अगर बात की जाए खास तौर पे नासिर चिन्योटी, जिनका ताल्लुक चिन्योट से है, और कुछ फैसाबाद के भी हैं, इन्होंने इंडियन जो हैं पंजाब के जो सिख भाई हैं हमारे, उनके साथ मिलके मूवीज जो हैं बनाई हैं और बड़ी हिट भी रही हैं। मतलब इनकी जुगलबंदी, इनका कॉम्बिनेशन, और उनका ये कहना था कि वहां पे जाके हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी और देश में या किसी और कल्चर में बैठे हैं। वहां का पंजाब और यहाँ का पंजाब, मैं कहता हूं कि 99.9% हमारा कल्चर, बल्कि 100% भी कह लें तो गलत नहीं होगा। वहां के खाने सेम है, बोली सेम है, और बड़ी खुशी होती है उनको इधर आके। मतलब पिछले दिनों गिप्पी गरीवाल हमारे फैसलाबाद के अंदर भी आए थे और उन्होंने बड़ी तारीफ की हिंदुस्तान में जाके। उनका कहना था कि पाकिस्तान इतना डेवलप कर गया है, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी यूरोपियन कंट्री में जो है वो बैठा हुआ। तो ये एक बड़ी मुस्बत हमारे पास हनान बहुत रिच कल्चर है। हम अगर पंजाब को देख लें तो हमारी पंजाब की जो रवायात हैं, जो अकदार हैं, वो बहुत रिच हैं। और इसी तरह हमारा सिंधी, बलोची, हमारे अफगानी भाई जो हैं, उनका कल्चर देख लें, या हमारे जो इधर पेशावर वाली साइड पे हमारे जो पठान बसते हैं, उनका कल्चर देख लें। हमारे पास पूरा एक अलग कहा जा सकता है कि एक कल्चर है, एक सकाफत है। सबसे मज़े की जो है वो पंजाब की है, क्योंकि पंजाब की ज़ुबान ऐसी है कि उसे बासानी सब लोग समझ सकते हैं। अच्छा, जुबान के साथ साथ यहाँ के खानों की अगर बात की जाए ना, वो उनका भी जवाब कहीं और नहीं। यहाँ के चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, यहाँ के कबाब, यहाँ के रेशमी कबाब, यहाँ के टिक्के, मलाई बोटी, आप जौन सी भी डिश उठा लें उसकी लज्जत जो है वो अपना मुकाम आप रखती है। हनन, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चिकन कढ़ाई, रेशमी कबाब, मलाई बोटी, लेकिन अगर इनसे निकल के आप आए ना तो आपको मिलता है पंजाब की सकाफत में साग, आपको मिलती है कड़ी, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं
वो हमारे देसी टच वाले जो खाने होते हैं ना, वो हमारी पहचान बन चुके हैं कि पंजाब जाएंगे तो पंजाब में ये कुछ खाने को मिलेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सब्जियों में जो चिकन और मटन वगैरह डाल के बनाते हैं ना कॉम्बिनेशन के साथ, वो बड़ी लाजवाब चीजें बनती हैं। पिछले दिनों अल्दी और खुबैब में कुछ फॉरेनर्स थे हमारे शो के अंदर आए, उन्होंने भी इस चीज की बड़ी तारीफ की कि यहाँ पे खाने जो होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। अगर भिंडियों के साथ मटन को बना लिया जाए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। और लोग जो हैं अभी भी घरों में जब बनाते हैं तो खाना अगर अच्छा बना हो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और मेहमान नवाजी का तस्वर हमारे यहाँ जितना पाया जाता है, माजर चाहूंगा, उतना कहीं पे भी नहीं पाया जाता जितना मेहमान नवाजी का तस्वर हमारे यहाँ पाया जाता है। बिल्कुल है ना। हमारे यहाँ अगर पंजाब में किसी के यहाँ भी कोई मेहमान जाता है तो फिर अगर देही इलाके की खास तौर पर बात की जाए तो देही इलाके में लोगों को ख्वाहिश होती है कि ये मेहमान हमारे यहाँ स्टे करे, ये मेहमान हमारे यहाँ आके खाना खाए। लोग तैयारी कर रहे होते हैं, बल्कि वो लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं कि यार आज साडी वारी है, आज परौने असी लैके जाने, ठीक है, आज परौने की रोटी साडे हल है यार। मतलब कि वो लोग इस कदर जो है वो मेहमान नवाज होते हैं कि उनको शदीद किस्म की ख्वाहिश होती है कि ये मेहमान जो है इसको हम अपने घर लेके जाएं, इसकी खातर तवाज़ो करें। और अगर खानों की बात करें हनान, अगर अपने पंजाब की बात की जाए तो अपने खेतों के तोड़े हुए जनाब टमाटर होण, अपने खेतों दी तोड़ियां या हरियां मिर्चां होण ते अपने खेतों के लग्या अदरक होए, तो ये सारियां चीज़ां नाल जदों तुसीं कुछ भी पकाओगे तो फिर ऑब्वियसली उसका टेस्ट जिहड़ा है ना वो वाकई उंगलियां चटने वाला होएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मसाला जात जो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं वो भी अपने खेतों से तैयार किए, धनिया अपने खेत का हो, लहसुन अपने खेत का हो, अदरक हो, तो ये हंडिया भी जो बनाई जानी हो ना वो भी मिट्टी के बर्तन में बनी हो, उसका टेस्ट ही अपना होता है। और खास तौर पे बात की जाए गांव के अंदर, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं लस्सी के भरे ग्लास के साथ आप देसी घी में नुचड़ी हुई चूरी आपको जब दी जाती है ना, पहले देसी घी में बलों वाला परोठा बनाया जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसमें घी। हनान, मैं दावे से कह सकता हूं जिस तरीके से आप मंजर कशी कर रहे हैं ना, हमारे जो देखने वाले हैं ना उनको जरूर भूख लग रही होगी। और दूसरी बात, उनको शदीद किस्म की ख्वाहिश हो रही होगी कि वो अभी उठें और किसी ना किसी गांव में जाके ये सारी चीजें खा पी के आएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हम भी कुछ रिलेटिव्स हैं, जब गांव में जाते हैं तो वहां पे पेरों वाली लस्सी बड़ी मशहूर होती है। मतलब लस्सी बनाई जाती है, उसमें इतना सारा पेरा जो है वो मक्खन का डाल दिया जाता है और मक्खन का डालने के बाद गर्मा गर्म पराठा, जब मिट्टी के तवे पे बना हुआ, जो मिट्टी के जो चूल्हे पे बना हुआ पराठा होता है, उसकी खुशबू भी बड़ी जबरदस्त होती है। उसको पहले उतारा जाता है और बनाया भी उसे देसी घी से जाता है। देसी घी से बनाने के बाद उसे जब उतारा जाता है, छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जाते हैं और फिर देसी घी को ही अच्छे से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसके ऊपर निचोड़ा जाता है और चीनी डालने के बाद उसे अच्छे से मैश किया जाता है। मैच करने के बाद पेड़े वाली लस्सी रख दी जाती है और जब आप वो खा पी लेते हैं तो सारा दिन आपको भूख नहीं लगती। आप यकीन करें, पीछे राशिद भाई खड़े हैं और उनके मुंह में पानी आ रहा है और यकीन करें मुझे भी अब जो है ना वो दोबारा से भूख लगी है। जिस खूबसूरत अंदाज में आप मंजर कशी कर रहे हैं तो मेरे सामने ये सारी चीजें जो है ना वो आंखों के सामने आ रही हैं। और फिर दोपहर के वक्त में जब खाना खाना होता है, भूख तो नहीं लगी होती क्योंकि सुबह को आपने जो खा लिया होता है, उसके बाद गुंजाइश नहीं बचती कि आप दोपहर का खाना खा सके। लेकिन जब आप घर आते हैं और देखते हैं कि ये खाना बना है, अब वो खाना कौन सा होता है, देसी कुक्कड़ जनाब तैयार किया होता है, वो भी देसी घी के अंदर, और उसके ऊपर स्प्रेडिंग की होती है गार्लिक की और धनिए की। उसके साथ आप पराठा भी ले सकते हैं, रूड़ा हुआ पराठा जिसे कहते हैं। रूड़ा पराठा क्या होता है कि बलों वाले पराठे को बनाने के बाद पूरा उसे क्रस्ट जो उसकी होती है गोल्डन ब्राउन कर लिया जाता है। गोल्डन ब्राउन क्रस्ट करने के बाद उस क्रस्ट को काफी सख्त होती है और अकड़ा हुआ पराठा भी उसे कहा जाता है। उसको फिर रूड़ा पराठा इसलिए कहा जाता है कि उसे पोने में रखने के बाद अच्छे से दबाया जाता है और उसके बल निकाले जाते हैं। देन उसे सर्व किया जाता है उस देसी चिकन कढ़ाई के साथ जिसका कोई जवाब नहीं। तो अब हम एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, मेरे मुंह में पानी काफी आ गया है और मुझसे बात नहीं हो पा रही, तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पंजाब के खानों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और पिंड की अगर बात की जाए तो गांव के खानों के हवाले से खास तौर पे बताया जा रहा था। हम चिकन की, मटन की डिशेस तो बता रहे थे जनाब। हमारे यहाँ तो सब्जियां इस कदर लज्जत बड़ी बढ़ती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हमारे
रिपोर्टर जुल्कर नैन ने 1-2 दिन पहले एक पैकेज तैयार किया था जिसकी सोशल मीडिया पे इस कदर ज्यादा धूम जो है वो मच चुकी है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि जनाब ये साग कहां से मिलता है, हमने भी खाना है। तो जुल्कर नैन का साग के हवाले से, साग जो होता है ना सर्दियों की सौगात होता है और मक्की की रोटी के साथ तैयार करके मक्खन के पेड़े एक मक्की की रोटी के ऊपर और एक साग के अंदर डाल के जब आपको लस्सी के साथ सर्व किया जाता है ना, उसके खाने के बाद बंदा महसूस करता है कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। साग के ऊपर स्पेशल पैकेज देखेंगे जुल्कर नैन आदर का। दिल्ली दे नाल जुल्कर नैन ताहिर फैसलाबाद। जबरदस्त जुल्कर नैन, आपने ये पैकेज बनाया, उसके लिए काफी मेहनत भी दरकार होगी, लेकिन जितना कमाल आपका है उसी के साथ साथ यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि हमारे कैमरामैन राशिद जो इस वक्त प्रोग्राम भी हमारा करवा रहे हैं उनका भी उतना ही कमाल है। और कैमरामैन अगर आपके साथ अच्छे शॉट्स मौजूद हैं, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ अच्छी पीटीसी हो जाए तो मेरा ख्याल है एक बेहतरीन पैकेज जो है वो वजूद में यहाँ आता पे मैं ये इस चीज़ का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि कोई भी अच्छी रिपोर्ट, कोई भी अच्छा पैकेज जो है वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कैमरामैन की बिल्कुल। और रिपोर्टर की Combination। प्रॉपर बॉन्डिंग ना हो। एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अगर रिपोर्टर के पास कोई अच्छा सीन उसे नजर आ जाता है, वो कैमरामैन को बता रहा होता है, कैमरामैन रिपोर्टर को बता रहा होता है कि मैंने ये शूट किया है, अपना स्क्रिप्ट जो है वो इस हिसाब से रखिएगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो एक बेहतरीन पैकेज बनता है। और जो शॉर्ट्स हैं वो बहुत मजे के हों तब भी जाके अच्छा बिल्कुल स्क्रिप्ट जो है अच्छा उसे और लिखा अच्छी जा सीनरी, सकता है। अच्छा व्यू जो है वो फिर बिल्कुल, मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बाथू कोटे दा साग, उसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। उसकी साग की किस्म क्या और होती है? उसे बड़ा घोटना पड़ता है और मेरा ख्याल है बड़ा जबरदस्त बनता है वो भी। अच्छा हनन, ये साग जितने भी किस्म के हैं इनको वाकई तौर पर जो है वो घोटना पड़ता है। और इनका अच्छा, एक तो होता है ना कि मशीन के साथ भी करते हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं नहीं, 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 कि मशीन के हाथ साथ- के साथ जो घोटा जाता है ना बिल्कुल, लकड़ी के बिल्कुल। डंडे के साथ, बिल्कुल बिल्कुल लकड़ी के साथ जो बनाया जाता उस है डंडे का ही सारा हाँ जी, कमाल होता है। हाँ जी, उसका अपना ही मजा होता है। और हनन, ये बातें करते हुए मैं क्यों पंजाबी की तरफ जा रहा हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं ये क्योंकि ये जो कल्चर है बातें- पंजाब, ये आप पंजाबी में बोल सकते हैं। पंजाबी में करूं ये बातें। तो जेड़ा हनान बाथू वाला साग हुंदा जनाब, वो बाथू एक अलग तो जेड़ा चीज है, न सिर्फ वो मतलब जेड़ा सरों है ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਥੂ ਹੈ ਬੂਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ लेकिन ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਣਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਈ ਨਾਲ लगो ਇਹਨੂੰ फड़ो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि खवातीन जब उसे तैयार कर लेती हैं, वो कहते हैं ना ड्योड़ी, मतलब सहन जो होता है उसे हाँ। ड्योड़ी कहा जाता हाँ। है पंजाबी में। ड्योड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 4-5 ਖਵਾਤੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦ, ਸਾਗ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਗ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਗ ਦੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸਾਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਹਾਰਤ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਨਾਨ। ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। लेकिन जब अच्छे से बन के तैयार होके ये आपके सामने आ जाता है और देखते हैं कि कोली की साइड पे एक मक्खन की डली पड़ी है, गर्मा गर्म रोटी है आपके पास, उसकी जो मक्की की रोटी है, और उसके ऊपर जब डली डाली जाती है मक्खन की तो वो तिलकती हुई पूरी रोटी पे फिर रही होती है। मतलब एक अजीब ही समा होता है और आपका घर पूरा महक रहा होता है जब बिल्कुल। खास तौर पे अच्छा, मोहल्लों के अंदर जब एक साग से है ना और चीज जुड़ी हुई है। आप कुछ पका लें, दुनिया की कोई चीज पका लें, आपको कोई एतराज नहीं करेगा कि यार आपने हमारे घर नहीं भेजी। किसी को पता चल जाए आपने साग पकाया और उसके घर नहीं भेजा, आपको एतराज आ एक जाएगा। साग और दूसरा कड़ी। बिल्कुल। कड़ी भी हमारे यहाँ बड़ी पसंद की जाती है। हाँ। हमारे ट्रेडिशनल जो है वो डिश लोग बाकायदा एतराज करते हैं, घर आके एतराज करते हैं, यार तुसी साग पकाया, तुसी साडे वाल नहीं भेजा, तुसी सानू दस्सिया ही नहीं। अब दुनिया की कोई डिश बना लें, कोई एतराज नहीं करेगा। साग का किसी को पता चल जाए आप नहीं उसकी भेजा, वजह ये होती है ना कि मोहब्बत। मोहब्बत के साथ साथ एक और चीज होती है जुल्करनैन, जिसे नाम सारे मोहब्बत का देते हैं लेकिन करना वो है मेहनत। साग बनाने के लिए अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है।
अब कोई एक छोटी सी हंडिया में तो बनाएगा नहीं, एक छोटी सी हंडिया में बनाया, 2 वक्त के लिए उसे गोटा छोटा लगाया। उनको पता होता है कि जनाब इसे बनाना है और पूरी तरह बनाना है और मेहनत जो करनी है वो एक ही बार करनी है, ठीक है ना। मतलब इसको छांचा जाता है पहले अच्छे से, फिर इसको पकाया जाता है, फिर गोटा जाता है, फिर तड़का लगाया जाता है। तो ये तमाम तर चीजें एक ही बार बड़े देशके में तैयार कर लिया जाता है, गोटा छोटा लगा के रेडी करके इसे स्टोर कर लिया जाता है किचन के अंदर, और उसके बाद फिर लोगों को भी सर्व किया जाता है, खुद भी घरों के अंदर खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हनान, इसमें इससे मोहब्बत इस तरीके से जुड़ी हुई है कि ये हमारा पंजाब का मतलब कल्चर है, हमारी सकाफत है कि हमने जब भी साग बनाना है तो हमने किसी ना किसी को ज़रूर शेयर करना है किसी के साथ। मतलब मोहल्ले में अगर एक घर ने साग बना लिया ना, तो वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि बड़े देशके में बनाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, तो फिर वो लोगों के घरों में भेजा जाता है। और इसी तरह से होता है कि किसी ने भी साग बनाना है ना, तो उसने पूरे मोहल्ले में सर्व ज़रूर करना है, दूसरों को ज़रूर उसने जो है ना उनके घरों तक पहुँचाना है। यही चीज़ें होती हैं हनान जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमारा कल्चर बहुत रिच है। बिल्कुल, फॉरेनर जो होते हैं मोस्टली वहां पे, और एक जो ट्रेंड आजकल कॉलोनियों का चला है ना, एक घर वाले को दूसरे घर वाले का भी 10-10 साल पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे किस तरह से रह रहा है। लेकिन गांव के अंदर अगर कोई एक शख्स मौजूद है तो पूरा गांव उसे जानता है। हनान, आप यकीन करें कि आज भी देही इलाकों में जो गांव की चौपाल है वहां पे बुजुर्ग बैठते हैं, वहां पे बैठ अच्छा, ये भी थड़ों का कल्चर भी बड़ा जबरदस्त है हमारे यहाँ। बिल्कुल, मतलब सीसीटीवी कैमरास की जरूरत ही नहीं है, कौन मोहल्ले में आ रहा है कौन जा रहा है उनको सब पता। बिल्कुल, और यहाँ तक ही नहीं पता होता कि वो नजर रख रहे हैं, उनको यहाँ तक भी पता होता है कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और सिर्फ इस बात पे ही वो इत्तेफा नहीं करते कि पता चल गया क्या प्रॉब्लम चल रही है, बल्कि मिल के उसका हल भी कर रहे होते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि फलां को कुछ पैसों की जरूरत है, तो गांव के जो बड़े हैं वो 2-4 बैठेंगे और देखेंगे कि उसको कितने पैसों की जरूरत है, वो खुद ही बगैर उसके कहे वो उसके घर पहुंच जाएंगे, उस तक पैसे पहुंचा देंगे। वो कहते हैं ना कि कंधा सांझियां होन ते दुख ते सुख इकट्ठे ही हुंदे ने। बिल्कुल, वही वजह है मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल, हाले तक भी वो साढ़े पिंडां ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ने पर प्रीतां सच्चियां ने, जिस तरह से वो हमने पैकेज में कहा था। और एक दूसरे के दुख सुख का पता होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का पता होता है, वहाँ पे बैठ के बहुत सारे मामला जो हैं वो सॉल्व कर लिए जाते हैं। अभी भी जो प्योर मतलब विलेज हैं वहाँ पे बहुत सारे मामला जो हैं वो बैठ के सॉल्व कर लिए जाते हैं, लेन देन के मामला तय कर लिए जाते हैं। इवन दैट हनान, वहाँ पे चौपाल में बैठ के बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों के रिश्ते तक तय कर देते हैं। अगर कुछ घरेलू मामलात हैं, कोई घरेलू नाचाकी है, तो वहाँ पर बैठ के वो तय कर देते हैं, और पूरा गांव जो है वो उनके फैसले का एहतराम कर रहा होता है। यही है, आज हम अपना ये देख लें, हमारे शहरों का कल्चर जो है बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। यहाँ पर हम एक दूसरे को बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, और मतलब अदम बर्दाश्त बहुत तेजी से जो है वो हमारे माशरे में हमें प्यार बढ़ाना चाहिए माशरे के अंदर, बिल्कुल। और एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, तभी हम एक बेहतरीन माशरे की तरफ जो है बढ़ना सीख सकते हैं। इससे हटके अगर हमारे शहरों की बात की जाए, शहरों के अंदर भी जैसे सिग्नेचर स्टाइल गांव का होता है उसी तरह शहरों का भी होता है, लेकिन शहरों में भी अभी तक भी गांव की छाप जो है किसी हद तक दिखाई देती है। फैसलाबाद में है, फैसलाबाद में काफी हद तक है। तो बहुत शुक्रिया जुल्कनैन आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी बेहतरीन होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन हेयर स्टाइल और मेकओवर लें, उसके लिए आपको जनाह कॉलोनी में मौजूद प्राइम हेयर क्लब की शॉप पे जाना पड़ेगा। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में, देखते हैं कि आज हमारे साथ शेफ जहांगीर जो मौजूद हैं वो आज क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक आप शेफ, आज देसी खानों की बात हो रही थी, मुझे लगता है आज कुछ ढाबा टाइप की चीज बनाई जाएगी। रेसिपी से यूं महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या तैयार कर रहे हैं आज पंजाबी ढाबे की माश दाल बनाने जा रहे हैं। पंजाबी ढाबा की माश दाल तैयार करने जा रहे हैं। जनाब, ढाबे की माश दाल की जब बात आती है तो मैं बड़ा फैसिनेट होता हूं उसकी जायके और लज्जत के साथ, क्योंकि अक्सर औकात जब सफर कर रहे होते हैं ना, तो सफर करते हुए रास्ते में ढाबे आते हैं, और ढाबों से माश की दाल खाने का जो अपना मजा है ना वो कहीं और नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी आप रेसिपी बताएं इसकी, कि क्या रेसिपी होगी इसे तैयार करने के लिए। सर इसकी रेसिपी आपके सामने पड़ी हुई सारी, मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि हल्दी पड़ी हुई मेरे को 1 टीस्पून है,
साल्ट पड़ा हुआ है 1 टीस्पून, लाल मिर्च है और कुटी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून है, ठीक है। काली मिर्च है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून है और खुश्क धनिया है मेरे पास, अच्छा। ये 1 टीस्पून है, जीरा 1 टीस्पून है, 50 ml योगर्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, उसके बाद ऑयल पड़ा हुआ है 70 ml है तकरीबन, ठीक है। और प्याज को ग्राइंड करके मैंने तकरीबन 50 ग्राम रखा हुआ है और टमाटर की प्यूरी है 80 ग्राम ठीक तकरीबन, है। और अच्छा, गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें रखी प्यूरी हुई हैं। बनानी कैसे है ये जो टमाटो प्यूरी? टमाटर को ग्राइंड किया हुआ है, ग्राइंड थोड़ा किया। सा पानी डाल के आप ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये माछ के boil हमने दाने पहले कर ली हुई जी है? जी जी, दाल को पहले बॉईल कर लिया, टाइम कम होने की वजह से। ये हाफ और केजी इसे दाल है, तैयार किस में किया जाएगा? इसको गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर। गोल्डन कुकिंग ऑयल के जनाब अंदर तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं कि डबल रिफाइंड तरीके से इसे ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया गया है। कुदरती अज्जा के साथ अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इसे तैयार किया गया। इसमें विटामिन का ब्लेंड है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी खानों की लज्जत को बढ़ाया जाए तो उसके लिए बाजार जाते ही आपको सबसे पहले इंतखाब करना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल का, ताकि आपके खाने लज्जत के साथ साथ दिखने में भी बेहतरीन तैयार हों। तो मैं चाहता हूं जनाब आप इस रेसिपी को आप स्टार्ट करें ताकि लोग जो हैं वो देख सकें कि इस रेसिपी को कैसे तैयार किया जाता है। तो चूल्हा जो है जनाब वो खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है और चला दिया गया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे दाल को, या इससे पहले हम इसकी रेसिपी जो है वो बनाएंगे? सबसे पहले गोल्डन कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें। चलें जी, हमारे साथ मैमूना आज मौजूद होगी। मैं मैमूना से दरख्वास्त भी करता हूं कि वो किचन के अंदर आ जाएं और हमारी जो रेसिपी तैयार हो रही है उस हवाले से थोड़ा सा हमें भी बताएं, क्योंकि खवातीन घरों के अंदर खाने बनाने में बड़ी कॉन्शियस होती हैं। तो मैमूना मॉडल आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैमूना, ये बताइएगा कि आपको खाने बनाना पसंद है? घर में कोई खाने शाने तैयार करती हैं आप? जी बिल्कुल करती हूँ। क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छे से तैयार करती हैं आप? राइस। राइस अच्छे से बना लेती हैं और राइस की रेसिपी भी हमारे शेफ जहांगीर की तरफ से अच्छे से बताई गई है। अच्छा, अब हम ऑयल जो है उसे गर्म कर रहे हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें क्या चीज ऐड की जाएगी? आप 1 बाय 1 स्टेप्स इसे तैयार करने के वो भी बता दें जितनी देर ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। जी जी, सबसे पहले इसमें हम ऑनियन डालेंगे। तो मेरा ख्याल ऑयल गर्म हो चुका है, तो ऑनियन डालना चाहिए हमें। जी बिल्कुल डालना चाहिए। चले जी, ऑनियन को मैं रेडी करता हूं, उतनी देर तक आप साथ साथ इसकी दीगर रेसिपी जो है वो जरूर बताते चले जाएं। और ऑनियन को कब तक हमने जो है वो पकाना है? जब तक येलो नहीं हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा येलोइश जी लुक जो है इसकी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। उसके बाद टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है हमने, और उसके बाद ये सारे जो मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं वो ऐड करने हैं। फिर हम दाल की तरफ आएंगे, दाल ऐड करके फिर फाइनल लुक जो है ना वो फाइनल लुक उसकी दे दी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो अब इसे कितनी देर के लिए इस पे कुक किया जाएगा? तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये 2 मिनट के लिए इसे कुक किया जाएगा। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना और बहुत ज्यादा लो नहीं रखना, इतना टेम्परेचर रखना है कि इजीली उसके अंदर जो है वो कुक हो सके। अच्छा, ये जो पेस्ट आपने लहसुन की तैयार की है, इसमें ऑयल ऐड करके पेस्ट तैयार की है या इसे वाटर के साथ ही आपने क्रश किया है? वाटर के साथ क्रश किया है। ठीक है। और इसके अलावा जो स्लरी टमाटो की तैयार की गई है ये उसे भी वाटर के साथ? जी सब वाटर के साथ किया है। ठीक और है। दाल बॉईल करने का थोड़ा सा मैं तरीका बता दूं कि इसका कलर भी आपने देखा होगा थोड़ा गोल्डन हो चुका है। उसका मसला ये है कि इसके अंदर जो है ना हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हैं जब इसको बॉईल करते हैं। घरों में जो लेडीज बनाती हैं दाल, उसके अंदर वो बॉईल करने के टाइम उसमें हल्दी वगैरह ये कलर नहीं ऐड करती, इस वजह से उनकी लुक अच्छी नहीं होती दाल माश की। अच्छा, दाल माश की अगर लुक अच्छी लेके आनी है तो उसके लिए जो है ना बॉईल करते वक्त आप हल्दी ऐड कर देंगे तो उससे इसका टेस्ट इनहेंस होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ इसकी लुक जो है वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट होगी आपके लिए। तो वो कहते हैं ना कि खाने से पहले दिखते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कैसा होगा। और जैसे अभी अरोमा हमारे स्टूडियो में उठना शुरू हो गया है इसके तड़के का, तो मेरा ख्याल है आज की डिश जो है वो बेहतरीन तैयार होगी। तो मेरा ख्याल है अभी इसे और कुक किया जाएगा या इसमें चीजें जो है वो ऐड करना शुरू की जाएगी? थोड़ा सा और कुक करना है इसको। अच्छा, गार्निशिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? दाल की गार्निशिंग किन चीजों के साथ की जाती है? सब्जियों से होती है दाल की गार्निश, जैसे टमाटर है, धनिया है, लहसुन है, अदरक है, इन चीजों से जो है ना वो गार्निश होती है। अच्छा, अदरक और धनिया मेरा ख्याल ये लास्ट पे आप इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, इससे आपका अरोमा भी बेहतरीन होता है। अच्छा, ज्यादातर जब आप रेस्टोरेंट में इसे सर्व कर रहे होते हैं
तो आपको तंदूरी रोटियों की साथ में फरमाइश आती है या तवे की रोटियों की? अगर ढाबे की बात की जाए तो ढाबे पे तो दूसरी रोटी चलती है जो चपाती टाइप रोटी होती है, और रेस्टोरेंट के अंदर तंदूरी रोटी वो ज़्यादा जो है ना, तंदूरी रोटी रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। अच्छा, जो बनाई जाती है चने की दाल, उसका भी तरीका सेम होता है? उसे भी इसी तरह पहले बॉयल किया जाता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसका तरीका। बॉयल दोनों की पहले दालें जितनी भी हैं अलग ही बॉयल किया जाता है उनको, और बाकी जो तड़का बनाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा जो है ना चेंज होता है तरीका। चलें जी, तड़का आप लगाएं, फिर इसे रेडी करें। हम अपने जो है वो सीट की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको जनाब बताता चलूं कि शादियों का सीजन जो है वो मेमुना काफी हद तक स्टार्ट हो चुका है, और खवातीन अपनी खूबसूरती को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं, और कॉन्शियस खवातीन जो होती हैं उनको ये भी होता है कि उनके पास बैग भी अच्छा हो, उनके पास जूते भी अच्छे हों, और जूते के साथ साथ उनकी ड्रेसिंग जो है वो भी बेहतरीन हो, ताकि जब वो शादी के अंदर जाएं तो बेहतरीन लुक जो है वो पेश आए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, आजकल जो भी मतलब फैशन इतना ज्यादा इन है कि उनको यही ज्यादातर होता है कि हम अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा डिफरेंट हो, डिफरेंट लुक हो, और डिफरेंट लुक अगर आपको चाहिए और शादियों के हवाले से खास तौर पे चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि स्टाइलो का इंतखाब आपको करना चाहिए। अब उसका इंतखाब क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्टाइलो वो वाहिद ब्रांड है जो कि 70 से ज्यादा पाकिस्तान के शहरों में 150 से ज्यादा आउटलेट के साथ बेहतरीन फैशन से रिलेटेड चीजें जो है वो फराम कर रहा है। जूतों की सन्नत में बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर स्टाइलो, और यही नहीं बल्कि खवातीन को सर से पैर तक तमाम तर चीजें फराम करता है, जिसके अंदर आपके जूते भी आ जाते हैं, जिसके अंदर ज्वेलरी भी आ जाती है, पेट के तमाम आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो एक तमाम चीजें जो है ये स्टाइलो की जानिब से फराम की जाती है। इसके अलावा स्टाइलो जो है वो एक नारा गर्ल्स स्टैंड टॉल के नाम से औरत को मजबूत करता है इस नारे के साथ। और अगर शादियों की बात आती है तो शादियों के हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि खवातीन के लिए बेहतरीन चीजें इनके पास मौजूद है, चाहे वो हैंड बैग्स हों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हैंड बैग्स, इनके बेहतरीन हैंड बैग्स यहां पे मौजूद हैं। और खास तौर पे जब शादियों की बात आती है तो खवातीन को यह होता है कि हाथ के अंदर जो हैंड बैग आपने थामा हो वो इस कदर होना बेहतरीन होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सबसे मुनफिद लगे। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात हैंड बैग्स की नहीं आती, जूते भी बेहतरीन होने चाहिए और मैचिंग होने चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं कि जूते जो हैं वो इनकी तरफ से मैचिंग भी है और कंट्रास्ट में भी है। जिस तरह का भी शूज आपको चाहिए शादी के हवाले से वो आपको यहां से मिल सकते हैं, और पेट के आर्टिकल्स भी यहां पे मौजूद हैं। तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ तमाम तर चीजें जो हैं वो स्टाइलो की जान से यहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं। और आपको बताता चलूं बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि कोविड की सेकंड लेयर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और बाजार में जाके आउटलेट्स पे जाके शॉपिंग करने से डरते हैं। तो इनका ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारफ करवा दिया गया है। अगर आप घर बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए खास तौर पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो स्टाइलो की वेबसाइट से और इनके ऐप से जो है वो कर सकते हैं, और वहां पे जाके आप तमाम तर चीजों की आर्टिकल्स की पिक्चर्स देख के, उनकी कीमत देख के उनको सिलेक्ट करके जो है वो खरीद सकते हैं उनको। तो जहां पे आप स्टोर्स के अंदर जा सकते हैं वहीं पे आप ऑनलाइन परचेजिंग भी स्टाइलो की कर सकते हैं। जैसा कि मेमुना ने भी स्टाइलो के शूज पहन रखे हैं इस वक्त, और स्टाइलो जो है वो अव्वलीन तरजीह बन चुका है ना सिर्फ हमारे फैसवार की बल्कि पाकिस्तान भर की खवातीन की, क्योंकि 70 से ज्यादा शहर और 150 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इस काम को खवातीन की जांच से भी खूब सराहा जा रहा है, क्योंकि जब फैशन की बात आती है खवातीन का यही कहना होता है कि मुनफरिद डिजाइन हो, और मुनफरिद डिजाइन के साथ साथ क्वालिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए। क्योंकि जब कंफर्ट और फैशन की बात आती है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होता है स्टाइलो, क्योंकि स्टाइलो कंफर्टेबल भी इसके शूज होते हैं और स्टाइल से भी भरपूर होते हैं। और इसके अलावा अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो इसकी ज्वेलरी भी बहुत सारी ज्वेलरीज होती है ना जो इचिंग करना शुरू कर देती हैं, गले में पहनने तो वो चुभना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंफर्ट के साथ साथ अगर आपको चूज करना हो फैशन को तो उसके लिए आपको स्टाइलो का इंतखाब करना चाहिए। मेमुना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही है ये मतलब जितनी भी फीमेल है उन सभी का होता है कि हम जो भी पहने हैं सबसे डिफरेंट हो और अच्छा हो, अच्छी लुक होनी चाहिए हर चीज। वैसे आप हमें ये बैग पहन के दिखाए ना कि किस तरह का आपको लगता है, क्योंकि खवातीन कैजुअली अगर आपने वेयर किया है तो ये बैग जो है वो काफी इसके साथ बेहतरीन लगेगा, क्योंकि खवातीन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी एक्सेसरीज को पूरा रखती हैं और उनकी कोशिश होती है कि जब घर से निकलें पूरा टिप टॉप होकर निकलें। और टिप टॉप होने के साथ साथ उनको ये होता है कि जहां पे सूट आपने अच्छा पहना है, शूज अच्छे हो, शूज अच्छे पहने हो तो साथ में मैचिंग आपके हैंड बैग हो। और जब मैचिंग हैंड बैग होता है तो ज्वेलरी की अगर बात ना की जाए तो वो भी ज्यादा होती है। कांटे, नेकलेस, ब्रेसलेट,
ये तमाम चीजें जो हैं उनके हुस्न को चार चांद लगाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैमूना ने इस वक्त जो शूज पहन रखे हैं, मैमूना ने वो भी स्टाइलो के शूज हैं। और अगर मेरा कैमरामैन जरा क्लोजअप करके इनके शूज को दिखाता चले, आप देख सकते हैं कि मैमूना ने शूज इस वक्त स्टाइलो के पहन रखे हैं और उसके साथ बेहतरीन बैग जो हैं इनकी कलेक्शन में मौजूद है। तो मैं चाहता हूं मैमूना आप इसको यहां पे रख दें, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी बताएं कि खवातीन इतनी कॉन्शियस क्यों होती हैं शूज को लेके, बैग्स को लेके और अपनी ज्वेलरी को लेके, इस हवाले से भी बताएं जरा। क्योंकि हर फीमेल का होता है कि हम मतलब बहुत अच्छी लगे कि किसी कोई भी जैसी भी हो, ये नहीं कि लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए ये, लेकिन उसकी ये माइंडली तौर पे उसका होता है कि मैं अच्छी से अच्छी लगूं और मैं अच्छा से अच्छा पहनूं और सेम मतलब उसकी हर बिल्कुल चीज़ होनी हर चाहिए। एक की ख्वाहिश होती है। जब खास तौर पे शादियों के सीजन की बात आती है तो शादी के अंदर चाहे दुल्हन हो या उसकी दोस्तें हो या बहनें हो, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि खास तौर पे नजर जो है उन पे टिकी रहे, उन पे जमी रहे। अब यहाँ पे जो आर्टिकल्स मौजूद हैं उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं। जैसे पंप्स तो हमने आपको पहले दिखाए, उसके साथ साथ आपको ये आर्टिकल भी दिखा देते हैं कि हील वाले आर्टिकल्स के अंदर भी इनकी पहचान अपनी खुद है, माजूद चाहूंगा। और 3 कलर्स में ये अवेलेबल है, मल्टी कलर्स शूज हैं और मल्टी कलर्स शूज के साथ साथ यहाँ पे दिगर और भी शूज अगर आप एक ही इंडिविजुअल कलर में लेना चाहें। पंप्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके पास जो पंप्स मौजूद हैं येलो कलर के, इसमें और कलर्स भी अवेलेबल हैं, हर साइज में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं इसकी खरीदारी करने के लिए तो आप इनकी हमारे शहर फैसलाबाद में और पंजाब भर में बहुत सारी आउटलेट्स मौजूद हैं, किसी भी आउटलेट पे भी जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जाना चाहते, आप जरा कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के हवाले से कि जनाब हम जो है वो अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज किए बगैर शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनके ऑनलाइन स्टोर पे जाना पड़ेगा, जहां पे आप फैशन और कंफर्ट दोनों एक साथ परचेज कर सकते हैं। तो हमारी तो जनाब यही सलाह है कि आप बेहतरीन शॉपिंग के लिए इंतखाब अगर किसी का करें तो खास तौर पे स्टाइलो का करें। शादियों के हवाले से खवातीन इसलिए बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि जो बैग्स होते हैं ना वो अच्छे से नग लगे हों, उसके ऊपर स्टाइलिंग उसकी मुनफिद हो, उस वाले हाँ स्टाइलिश किस तरह के होने चाहिए, थोड़ा सा हमें गाइड करें ना। लड़कियां किस तरह की चीजें पसंद करती हैं? मतलब सपोज आप किसी की शादी में जा रही हैं तो आपको किस तरह के शूज चाहिए होंगे, बैग किस तरह का चाहिए होगा, थोड़ा सा बताएं। मतलब जिसकी लुक ज्यादा डिफरेंट होनी चाहिए और सिंपल भी हो, अच्छा भी डिसेंट हो, ये नहीं कि ज्यादा फैंसी में हो, वो ओवर हो जाता है। फिर ये सिंपल में होता है तो ज्यादा डिसेंट लगता है, हर चीज होती है। लेकिन बात ये होती है कि ये जैसे ये सिंपल में भी पड़े हैं, फैंसी में भी होते हैं, अपनी अपनी हर किसी की चॉइस हर एक होती की है। अपनी अपनी चॉइस होती है और चॉइस की जहां पे बात आती है तो बेहतरीन इंतखाब स्टाइलों का किया जाता है। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, हमारे शहर फैसलाबाद की हो या दिगर यूनिवर्सिटीज़ की हो, तो स्टूडेंट्स तो लातादाद यूनिवर्सिटीज़ जनरेट कर रही हैं डिग्री देके, लेकिन उनको जॉब की फैसिलिटीज़ और जॉब के मौके उस तरह से नहीं मिल पा रहे। इसके लिए जीसी यूनिवर्सिटी की जाम से बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है कि एक जॉइंट सेशन और जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें जहां पे कोलैबोरेशन करवाई जाएगी यूनिवर्सिटीज़ के साथ तमाम इंडस्ट्रीज़ की, और यहाँ पे जितने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए या इसके अलावा जॉब के लिए ज़रूरत होगी और जहाँ पे जगह होगी उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी की जाएंगी। इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए उमैर बाजवा जो हैं हमें दावत दे रखी है जिस यूनिवर्सिटी की जाम से, इनको डायरेक्टर भी बनाया गया है इस जॉइंट वेंचर का। क्या कहेंगे बाजवा साहब, इससे कितना फायदा हासिल होगा हमारे स्टूडेंट्स को? जी थैंक यू सो मच जी। जिस तरह आपने पहले बताया कि एक बहुत बड़ी थ्रस्ट है इस वक्त पाकिस्तान की पर्टिकुलर हायर एजुकेशन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही हैं और हायर एजुकेशन का तनासब बहुत बढ़ रहा है पहले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो ट्रू सेंस में इंडस्ट्री का लिंक है टू द यूनिवर्सिटी वो बहुत कम देखा जा रहा है। उसकी वजह से जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा स्टूडेंट है, वो इतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा, इतना टेक्निकली साउंड प्रोड्यूस नहीं हम कर पा रहे। इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है अपना प्रोडक्ट प्रॉपरली जो है ना वो लॉन्च नहीं कर पा रही। इसी सिलसिले में इसको देखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एक बड़ा डेयर स्टेप लिया है और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब ने
डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल लिंकेजेस का लास्ट मंथ जो है वो क़याम किया है। इसका मुझे जो है पहला डायरेक्टर लगाया गया है, क्योंकि मेरा कुछ लिंक है इंडस्ट्री के साथ, फूड इंडस्ट्री और बाकी जो नॉन फूड इंडस्ट्री है उनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है। इसमें हमारे मुख्तलिफ टारगेट्स हैं। प्रायोरिटी ये है कि हम जो इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च है उसको प्रमोट करेंगे। इस वक्त रिसर्च तो बहुत हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉर द सेक ऑफ पब्लिकेशंस, फॉर द सेक ऑफ लाइक मेकिंग योर नेम हाई ऑफ साइंटिस्ट, जो जिसकी बड़े इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्रीज में। तो जो ट्रू रिसर्च है वो होती है जो प्रोटोटाइप डेवलप करे किसी इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक। तो इस वक्त हमारा जो पहला टारगेट होगा इस डायरेक्टरेट के अंदर वो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो टेक्सटाइल की है, फूड की है या स्पोर्ट्स की है या केमिकल्स की है, जितनी भी रेलिवेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, तो वो सारी इंडस्ट्री को हम लिंक करेंगे मुतलका एकेडमिक्स के साथ, सो दैट दे विल जनरेट द रिसर्च टॉपिक्स, दे विल बी पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम। तो एक जॉइंट जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए जा सकें। एक ये है। इसके बाद हमारा ये टारगेट है कि जो टेक्निकल एजुकेशन बहुत डायरली नीडेड है इस वक्त, इंडस्ट्री डिमांड करती है और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी उस तरह टेक्निकली साउंड जो है वो हैंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो उस सिलसिले में भी ये है कि हमारा ये कहना है कि हम आखिरी सेमेस्टर के अंदर जो बैचलर्स का है उसमें इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं कुछ छोटे से शॉर्ट कोर्सेज जो कि सॉफ्ट स्किल्स पे मबनी होंगे, और वो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक इंडस्ट्री उसको रन करेगी हमारे साथ मिलकर। इस सिलसिले में हम कुछ मेमोरेंडम्स जो है वो साइन करने जा रहे हैं कुछ इंडस्ट्रीज के साथ। और थर्डली जो है वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 8वें सेमेस्टर में मोस्टली जो प्रोफेशनल डिग्रीज के स्टूडेंट इंटर्नशिप पे जाते हैं इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी जो है फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप्स हैं उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं वो लेते, वो जस्ट डिग्री हासिल करने वो डिग्री हासिल करने का एक कंपोनेंट है उसको वो लेने जाते हैं। लेकिन अब हम ये करने जा रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट में 1 डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट और जिस तरह हमारे 45 डिपार्टमेंट्स हैं तो हम उनको लिंक करें उनकी रेलेवेंट इंडस्ट्री के साथ। जिस तरह आपकी मीडिया की इंडस्ट्री है तो मैस कॉम के जो बच्चे हैं इनके साथ लिंक हों, और वो सिर्फ इस हद तक ना लिंक हों कि वो फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट, वो इस तरह हो कि वो पेड इंटर्नशिप की तरह जाएं। इंडस्ट्री को कुछ हम दें, इंडस्ट्री हमारे बच्चों को पेड इंटर्नशिप, वो हमारे 15 लेने की बजाय 5 ले लें, 3 ले लें, लेकिन वो जो है पेड लें। जब वो पेड लेंगे तो वो उनसे काम भी लेंगे, और जब उनसे काम भी लेंगे तो वो कुछ सीखेंगे भी। तो ये एक 2 वे ट्रैफिक है जो हम करना जा रहे हैं आखिरी सेमेस्टर के साथ इंडस्ट्री के साथ। लेकिन इसमें बच्चों की सिलेक्शन किस तरह से होगी? जी बिल्कुल, इसमें जो इंडस्ट्री होगी रेलेवेंट वो खुद स्क्रूटनाइज करेगी, हमारे साथ उनका एक पैनल होगा, और वो उनके जिस तरह हमने भी एक नेस्ले के साथ बात की है, एक एकेडमिक के साथ हमारी मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली जो हमारा। सपोज हमारे आज जैसे न्यूज की बात कर रहे थे, यहाँ पे जरूरत हो 6 बंदों की और पीछे खड़े हों 20 बंदे, तो आप उनमें से 6 किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? उसका क्राइटेरिया क्या? उसमें हमारी कमेटी जो है ना, जिसमें हमने किया है कि मैं होऊंगा और जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो होगा, और जो इंडस्ट्री है उसके 2 बंदे होंगे टेक्निकल एक्सपर्ट जो है, वो आके उनका इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू में करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। उसमें हमने ये भी देखा है कि जो जिस तरह कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं, जिस तरह सर्विसेज की इंडस्ट्री है जिनको ज्यादा वेल पेइंग इंडस्ट्री नहीं है, और जिस तरह न्यूट्रिशन के बच्चे हैं वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मनी वो पे कर रहे होते हैं उस इंटर्नशिप के दौरान उस मुतलका अदारे को या हॉस्पिटल को, तो उसकी बजाय हम ये करेंगे कि उनको लिंक करेंगे कुछ और रेलेवेंट जो सेसरी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ, ताकि वो उनको पार्शली फंड कर सके उनकी उस ट्रेनिंग के दौरान। तो बेसिकली पर्पस ये है कि पेड ट्रेनिंग हो इंस्टेड ऑफ अनपेड, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके उस ट्रेनिंग में, और वो जो स्किल लेने जा रहे हैं 2 महीने की या 3 महीने की या 6 वीक्स की, वो स्किल जो है एक्चुअली वो ट्रू सेंस में ले सकें अपने आखिरी सेमेस्टर के अंदर। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जो अनपेड जाएंगे, जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसे होंगे, और हमारी देखें इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी है हर फील्ड के अंदर। हमारी कोशिश ये है कि हम 10% से स्टार्ट करके 100 की तरफ अपना सफर लेके जाएं। 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं मेरी नज़र में जिन्होंने पहले इस तरह की वेंचर किए हैं, और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 90% to 100% उनके बच्चे जो हैं वो फुली पेड इंटर्नशिप पे जा रहे हैं। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो फिर हमें उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और इंडस्ट्री का आउटरीच बढ़ाना पड़ेगा, और यही मेरे ऑफिस का पर्पज़ है। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अभी टीम भी वाइस चांसलर साहब ने हमारे साथ एलोकेट कर दी है, नहीं उनके साथ मिलकर हम अपने कॉन्टैक्ट जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारी डायरेक्टरी भी इंडस्ट्री की अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉपर डायरेक्टरी ही मौजूद नहीं है जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सकें। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि हमने डायरेक्टरी बनानी शुरू कर दी है हर रेलेवेंट फील्ड की, जो कॉन्टैक्ट पर्सनस हैं उनको। और पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम एक आ रहा है हमें कि थोड़ी सी वर्नैक्युलर अप्रोच की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री अभी तक रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करती उस तरह, इंडस्ट्री अभी तक इनोवेशन पे नहीं जाना चाहती, और उस तरह से पैसे भी नहीं लगाना चाहती। लेकिन जब आप 2 वे ट्रैफिक की बात करते हैं ना, आप जब इंडस्ट्री को कुछ इंसेंटाइज करते हैं कि हम आपको क्या फायदा देंगे,
वो हम अपनी यूनिवर्सिटी को उस तरह कैपेसिटी बिल्ड करने जा रहे हैं। मसलन हम ब्रांडिंग में उनको हेल्प करेंगे अपने इवेंट्स की। मसलन हमारी हाईटेक लैब है, हाईटेक लैब के अंदर हम अभी अक्रेडिटेशन का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है कुछ एनालिसिस की, जो हम एनालिसिस अक्रेडिटेड एनालिसिस उनको करके देंगे ऑन लो कास्ट। तो इस तरह फिर वो जो महंगे कराते हैं थर्ड पार्टी से एनालिसिस, वो कम कास्ट पे हमारे हो जाएंगे असेसमेंट्स। इसी तरह हमारे जो टीचर्स हैं उनको हम तरगीब दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में जाके उनके बंदों को जो है थ्योरेटिकल लेक्चर दे, और उनके बंदे हमारी तरफ आके हमारे बच्चों को जो है वो एक प्रोफेशनल लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करें। तो इट विल बी अ टू वे ट्रैफिक। तो होपफुली मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हम इस पे लगाएंगे। अभी हमें कल ही एक असाइनमेंट आई एक इंडस्ट्री की तरफ से मार्केटिंग के बच्चों के लिए कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे कुछ बच्चों को स्टाइपेंड देना चाह रहे हैं, उनमें कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। तो जो बेहतर स्ट्रेटजी दे सकेगा उसको हायर भी कर लेंगे और साथ उसको स्टाइपेंड भी देंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे वेंचर जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो इंडस्ट्री के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रीज़न बिहाइंड वही है कि इंडस्ट्री ही ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को की इकानमी के लिए इसको अपलिफ्ट कर सकती है। और हमने यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि फैसलाबाद इस वक्त हब ऑफ इंडस्ट्री है और फेडमिक के अंदर इस वक्त CPEC के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं फॉर दी एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडस्ट्री मुख्तलिफ लिहाज से, चाहे वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हैं, चाहे वो क्वालिटी की ट्रेनिंग्स हैं, चाहे प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग्स हैं। तो उसमें हमारी मीटिंग अब होने जा रही है परसों उनसे, जो चेयरमैन ऑफ फेडमिक हैं। तो उसमें मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि उसमें GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है या और NTU है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो मेजर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और वो लोग जो हैं वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने। अच्छा, कितने इंडस्ट्रीज के साथ अब तक आपकी मीटिंग हो चुकी है और उनका रिस्पांस क्या रहा? जी, अभी इस एक महीने के दौरान फैसलाबाद के तकरीबन जो मोस्टली इंडस्ट्रीज है मैं उनसे मिला हूँ। लाइक 10 इंडस्ट्रीज के इस वक्त जो ऑनर्स हैं, मतलब नॉट लाइक मैनेजमेंट, हम ऑनर्स से डायरेक्टली मिलने का प्लान कर रहे हैं ताकि जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है इंडस्ट्री एग्जीक्यूट करती ही, डिसीजन एग्जीक्यूट करते हैं ऑनर्स की लेवल तक। अभी पाकिस्तान में इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं आया कि डायरेक्टर्स जो हैं या मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन कर सकें। तो इसलिए मैंने टारगेट यही रखा है कि हम जो द ऑनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज जो हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं, उनसे मिलें। और इसके अलावा लाहौर में कुछ इंडस्ट्रीज में मिला हूं जाके। इस कोविड की वजह से हम थोड़ा सा मतलब फिजिकल जो है उनको बुलाने से वो नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके कुछ इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं। लेकिन मैं प्लान कर रहा हूं कि जनवरी-फरवरी के अंदर हम जो है ना एक फिजिकल मीटिंग्स ऑफ लाइक ऑल द MDs जो रेलिवेंट हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, कम से कम 2-2 इंडस्ट्री फ्राम ईच डिपार्टमेंट हो, तो उनको हम फैसलाबाद में गैदर कर सकें ताकि उनको हम अपना जो विजन है उन तक पहुंचा सकें और उनका फिर हम ले सकें विजन कि वो किस तरह हमारे साथ चल सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा, ये पाकिस्तान की हद तक कर रहे हैं या इससे बाहर भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी ग्रैब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो बाहर इंडस्ट्रीज हैं, देखें इस वक्त ये पर्टिकुलरली एक ग्लोबल विलेज है, दुनिया एक पूरी ना सिर्फ फूड के वाले से बल्कि जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सारी इस वक्त ग्लोबल विलेज की तरह चल रही है। अब चाइना का हमने CPEC जो रूट बनाया है, तो चाइना की सारी इंडस्ट्री यहाँ से प्रोडक्ट लेके मूव करेगी पूरी दुनिया के अंदर। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हम स्टार्ट करें यहाँ से और उसके बाद हम डेफिनेटली इंटरनेशनल जो अभी हमारे इंटरनेशनल ज़्यादा जोर है हमारा एकेडमिक्स के साथ लिंक करने में। एकेडमिक्स जो वहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके साथ हमारे ऑलरेडी जो MOUs हैं उसको एक्सपेंड करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है कि हम जो इंडस्ट्री अब पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए हैं और हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है उनकी तादाद, तो उनको भी हम लेके आएंगे इसमें। लेकिन फिलहाल जो है हमारा इरादा जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो अपलिफ्ट करने का है थ्रू अवर नॉलेज, अवर विजन, अवर स्किल्स एंड थ्रू देयर नॉलेज एंड विजन एंड स्किल्स टू द यूनिवर्सिटी। तो इट विल बी अ टू वे ट्रैफिक। हम एक इवेंट भी फरवरी में प्लान कर रहे हैं जिसमें हम जो है इंडस्ट्री एकेडेमिया लीकेजेस के हवाले से ये एक मतलब इस तरह का हम नहीं करेंगे जो फार्मल इवेंट्स होते हैं हमारे। हम सोच रहे हैं कि इसमें हम कुछ गेन कर सकें और हमारे बच्चे ट्रू सेंस में जॉब सीकर जितने भी हैं वो इंडस्ट्री के साथ प्रॉपर्ली लिंक कर सकें। और ये उसी वक्त अनान हो सकता है जब तक हम हमारा करिकुला जो है वो स्किल डेवलपमेंट दे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, ये भी मैंने मिस कर गया कि हम करिकुलम को भी रिवाइज करने का प्लान कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के बंदों के साथ मिलकर अपने करिकुलम को ओवरऑल जो है हम ओवरऑल करें उसको, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री में तलब है। आप देखें, मुझे परसों कुछ इंडस्ट्री के लिए उन्होंने डिमांड की, CVs मैंने सेंड की। CVs बहुत है हमारे पास और वो बढ़ी हुई हैं PhDs के साथ और MSc के साथ, लेकिन वही बच्चे जब उनके पास इंटरव्यू में जाते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं और क्योंकि उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं होती हैं। तो वो मैंने जो आपको कहा था ना कि लास्ट सेमेस्टर ऑफ द डिग्री वो हम प्रमोट करेंगे कि टेक्निकल स्किल्स को हम इंक्लूड करें उसके अंदर, वो टेक्निकल स्किल्स जो
लाइक मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लाइक कम्युनिकेशन। इन टेक्निकल स्किल्स के ऊपर खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी दाल काफी हद तक तैयार हो चुकी है और बड़ी जबरदस्त महक इसकी आ रही है, क्योंकि जैसे ढाबे के तंदूर की रोटियां और जिस तरह से दाल तैयार की जाती है वैसी ही महक इसकी उठ रही है। क्या कहेंगे आप, कितनी देर और लगेगी इसे, या मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी जी है? मुकम्मल तैयार हो चुकी है अभी। मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसके अरोमे से और इसके टेक्सचर से महसूस भी यही हो रहा है कि ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं आप इसकी गार्निशिंग करें और इसे तैयार करके प्रेजेंट करें, ताकि हमारे जो आज गेस्ट हैं हम उनको भी आपका खाना आज चखा सकें और उनसे जानेंगे कि आपने किस तरह बनाया। मैंने वैसे थोड़ी सी चखी है, चोरी की है मैंने थोड़ी सी, और बड़ी मजेदार आज मुझे लग रहा है कि दाल जो है वो तैयार हुई है। तो हमारे साथ मेहर बाजवा साहब मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। बाजवा साहब, इंडस्ट्री के ऊपर तो गुफ्तगू होती रहेगी, खानों के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, आपको खाने कौन से पसंद है? जी बिल्कुल, जो आपने अभी बनाई है, स्पेशली मुझे ये बहुत ज़्यादा दाल माश बहुत पसंद है। मैं हूँ तो नहीं 100% वीगन, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पर्टिकुलरली ये पोस्ट पेंडेमिक जो टाइम गुजर रहा है इसमें मैं लोगों को भी तरगीब देता हूँ कि कोशिश करें कि वीगन हूँ और प्लांट बेस्ड डाइट्स जो है उसको अपने बढ़ाएं। तो मुझे पसंद है, सब्जियां पसंद हैं, दाल पसंद है, क्योंकि प्रोटीन की जो बेहतर सोर्स है इस वक्त दालें हैं पाकिस्तान के अंदर। और बड़ा अच्छा एक आपने टॉपिक बल्कि कहा है कि ये हम इसको प्रमोट करने जा रहे हैं कि आई डोंट नो कोथम के हैं ये अब ये बुलेवार्ड मॉल से है बुलेवार्ड जनाब, मॉल और से। बुलेवार्ड मॉल में 5 रेस्टोरेंट है, उनके मास्टर शेफ हैं। जी माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा है जी। बुलेवार्ड मॉल का भी सिस्टम बहुत अच्छा है, बल्कि बड़े अच्छे दोस्त हैं वो सोहेल खटक साहब, और उनका काफ़ी ज़्यादा वो बल्कि ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन जो है न्यूट्रिशनल फूड्स का बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और ये प्लांट बेस्ड डाइट भी उनसे भी डिस्कस अच्छा, होती रहती है। आयरलैंड वगैरह की अगर बात की जाए, वहां पे तो मोस्टली फोर्टिफाइड फूड, जैसे ब्रेड के अंदर आयरन फोर्टिफिकेशन करके वो जी, यूज जी। करते हैं, दैट्स वाई उनकी हाइट बड़ी जबरदस्त होती है। जी, जिंक पर्टिकुलरली इज रिलेटेड टू दैट। तो वो वहाँ पे हॉलैंड वगैरह पे, आयरलैंड में ये बहुत ज़्यादा उनकी फोर्टिफिकेशन। पाकिस्तान के अंदर भी फोर्टिफिकेशन इज कंपल्सरी फ्यू ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जिस तरह लेकिन फिर भी विटामिन होती नहीं है। ई एंड के है वो घी और ऑयल में है, आयरन जिंक है, फोलिक एसिड है वो आटा के अंदर है। ये अकॉर्डिंग टू अवर प्योर फूड रूल्स इवन 1965 के और 1990 में इंप्लीमेंट हुए जो ये फोर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। और अब पंजाब फूड अथॉरिटी और जितनी भी सिंध फूड अथॉरिटी साहब ने ये लाजमी कंपल्सरी है, इसको कहते हैं हम कि ये फोर्सफुल फोर्टिफिकेशन है, इसमें कोई गुंजाइश दो राय नहीं है इसमें, नहीं राय नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली मैंने एक स्टडी कंप्लीट की है इस पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत पीछे हैं। अब इसमें हमारी जो कंप्लायंस है ना, पीछे का मतलब यही है कि चोरी हो रही है जनाब। हाँ जिस जी। तरह से कहा जाता है न्यूट्रिशन ऐड नहीं वैसे की लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज इस तरह की हैं, अभी देखें जिस तरह मैंने कहा ना कि न्यूट्रिशन पे फोकस है। अब इसी तरह एक नया ग्रुप, जिस तरह अब हमें ना अपने लोकल लेवल पे जो बड़े ग्रुप कंपिटिटर ग्रुप आ रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जो पाकिस्तान की इंडिजिनस इंडस्ट्री है। अभी फैसलाबाद के अंदर अभी रिसेंटली एमएमएस ग्लोबल के नाम से ग्रुप लॉन्च हुआ है। ये जो मैंने न्यूट्रिशन की आपको जिस तरह बताया ना, प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो वेंचर्स हैं वो करने जा रहे हैं फ्यूचर में, जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू न्यूट्रिशन है। इस तरह विरसा है और मुख्तलिफ ऐसे जो लोकल लेवल पे फार्म्स हैं वो न्यूट्रिशन फूड को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं उनसे, मेरी अभी मीटिंग्स चुकी है, ये इंडस्ट्रियल लिंकेजेस के वाले से चल रही थी। तो एमएमएस ग्लोबल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उन्होंने मुझे जो एक लंबी लिस्ट ऑफ द फूड गिनवाई है जिसमें वो बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। ऑलिव ऑयल है, जिस तरह इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्यूचर में, तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द रॉ मटेरियल। हम अपनी जो इंडिजिनस जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा आगे लेके चलें। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे लोकल लेवल की फार्मिंग प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिशन में, डाइट में हमारी में लेके आ रही हैं। तो अब जो अब आपने कहा है, ये दालें हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, पाकिस्तान में सस्ती भी हैं, और दाल जो है या पल्सीज पीस जो हैं, ये सारे लेग्यूम्स जो हैं, ये बेहतर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। दिस इज कॉल्ड ऑफ लाइक फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। तो उसको अगर हम प्रमोट करें, अब आपको पता है एक बियॉन्ड दी मीट एक कंपनी है दुनिया में, अमेरिकन कंपनी है, और ये इस वक्त इतनी ज्यादा ग्रो कर गई है कि ये इट्स रीचिंग टू द कोक लेवल। ये बियॉन्ड द मीट क्या कर रही है कि ये कोक के लेवल पे पहुंच रही है? ये बहुत हाई लेवल पे इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है पिछले 2 साल के अंदर अंदर, एनुअल इसकी ग्रोथ जो है।
और ये हायर एनुअल ग्रोथ के साथ नॉर्थ अमेरिका में चल रहे हैं। इनका जो है प्रोडक्ट क्या है, वेजी पैटीज। ये इस वक्त मैकडोनल्ड्स, KFC इंटरनेशनल लेवल पे जितने पैटीज यूज कर रहे हैं, वेजी पैटीज वो बियॉन्ड द मीट से लेकर कर रहे हैं। और बियॉन्ड द मीट इस वक्त पाकिस्तान में भी लॉन्च होने जा रही है बड़ी जल्दी। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात की है कि इससे पहले कि बियॉन्ड द मीट यहाँ पे पैटीज लॉन्च करे, तो है उसमें क्या, उसमें ये दालें हैं आपकी, उसमें पल्सेस हैं, चना है, उसमें सोया है, मुख्तलिफ चीजों को और हमारे यहाँ ये बेहतरीन क्वालिटी हमारी क्वालिटी की मिलती है। तो हम क्यों ना अपना एक बैटर जो है बना लें उनके आने से पहले, और वही बैटर जो है पैटी की शक्ल में इंडस्ट्री को दें यहाँ पे, बजाय कि मैकडोनल्ड वहां से मंगवाए। जिस तरह हमने पिज्जा हट को कभी अपना फ्लावर दिया था और पिज्जा हट ने हमारे फ्लावर के साथ ही सबसे बेहतर टेस्ट वाला फ्लावर पिज्जा देता रहा है। तो इसलिए वो एक फ्यूचर है, फूड फॉर थॉट है उन इन्वेस्टर्स के लिए इंडस्ट्री में बैठे हुए कि पाकिस्तान के अंदर वेजी मीट का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान के अंदर ऑलिव ऑयल का फ्यूचर है। तो ये वो कुछ फ्यूचर की आने वाले बिजनेसेस हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, जिस पे हमें कुछ इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने MMS ग्लोबल का नाम लिया, इस तरह के और ग्रुप्स हैं जो आ रहे हैं। फूड इंडस्ट्री बड़ी ग्रो कर सकती है। हमारे जो बाई प्रोडक्ट्स फ्रूट्स के बनाए जा सकते हैं, उनकी स्लरीज बनाई जा सकती हैं, जूसेस अपने ब्रांड लॉन्च किए जा सकते हैं, बहुत सारे हैं भी, लेकिन इनको मजीद बेहतर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये चैलेंज है ना कोविड के बाद, आपके पास एक चैलेंज था कि बिजनेस डाउन हो गए हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि फूड का बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी के साथ आगे आ रहा है। और पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और अगर हमने इसको कैच कर लिया, हमारे प्रोफेशनल वेंचर्स जो हैं, प्रोफेशनल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उन्होंने इसको पकड़ लिया, अभी मैं कल चकवाल जा रहा हूं उधर विजिट के लिए, बारी इंस्टीट्यूट है अयूब सर्च का, जो उधर ऑलिव का जो है, तो वो भी एक बहुत बड़े एक वेंचर है अपने एंटरप्रेन्योर, वो साथ मेरे जाएंगे। जनाब ये इंडस्ट्री, मुझे यूं महसूस होता है, पता नहीं मेरी गट फीलिंग है कि अगर ये शुरू करते हैं, हमारे एरियाज जिस तरह के हैं, ये बहुत ग्रो कर सकती है और पोटेंशियल भी है। और कहा जा रहा है कि जिस क्वालिटी का ऑलिव वहां से ग्रो कर रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है। बिल्कुल मीट करता है, ना सिर्फ मीट करता है, कुछ वैरायटीज हमारी उससे बड़ी सुपीरियर हैं और उनके रिफाइनिंग लॉसेस थोड़े हैं। और यही हम देखने जा रहे हैं कि क्या उन्होंने जो ब्लेंड्स बनाए हैं, बेस्ट ब्लेंड कौन सा है, पोमेस का भी और ऑयल का भी। और उसमें अगर हम इस वक्त आ जाएंगे, आ गए हैं खैर, बहुत सारे फार्म्स उधर लग गए हैं कलर कार के एरिया में, चकवाल के एरिया में, और पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है। देखिए इस वक्त हम ना ऑयल के वाले से मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंने अभी लास्ट ईयर स्टडी किया है, मेरे सर्वे के मुताबिक 4.25 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक टन जो है वो इंपोर्ट होके आ रहा है, जो ऑयल और हम कंज्यूम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अराउंड 20 kg या लीटर ऑयल पर पर्सन पर ईयर कंज्यूम कर जाता है इस वक्त। और ये बहुत बड़ी एक रेशियो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जो पाकिस्तान की स्टेचर है उसमें बहुत ज्यादा हम ऑयल पी रहे हैं, खा नहीं रहे, जो वेजिटेबल ऑयल है या घी है। और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी आपको पता है इश्यूज जो हैं, मॉर्बिडिटीज हैं, उनकी वजह बन रहा है। तो अगर पाकिस्तान में, और ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल रिगार्डिंग हेल्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड के वाले पर्टिकुलर बात करें, तो अगर पाकिस्तान की डाइट के अंदर हम 5% भी रिप्लेस कर दें पाम ऑयल को ऑलिव ऑयल के साथ, तो ये पूरी तो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री ना सिर्फ कमर्शियली ग्रो करेगी, एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रमोटिंग जो है वो एक इशू भी होगा पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको इंट्रोड्यूस और जब आप इस इंडस्ट्री से ऑटोमेटिकली पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे तो फिर इस इंडस्ट्री को फ्लरिश भी करेंगे, इसमें जदीद मशीनरीज भी लाएंगे, और जब इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, फिर जब क्वालिटी इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट जो है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगी। और जब कोई एक शख्स इससे पैसे कमा रहा होगा, दूसरे किसानों के भी मुंह में पानी आएगा उसे देख के, और हमारी मॉइशियत ओवरऑल जो है हमारी स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। और हमें अपनी एग्रीकल्चर को बेसिकली बनाना ही कमर्शियल बेस चाहिए। हमारी एग्रीकल्चर अभी तक कमर्शियल बेस नहीं है, ये सिर्फ अपने खाने के लिए उगाया जाता है। जो उसकी बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि हमारी फार्म लैंड जो है वो लैंड होल्डिंग बहुत थोड़ी है लोगों की, 1 से 2 एकड़ के सारे फार्मर हैं, तो दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ कमर्शियलाइजेशन। तो वो उस पर खैर बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जब तक इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करेगी ना फार्मर को, जब तक इंडस्ट्री उसको उसकी वैल्यू नहीं देगी, अभी चीनी का मामला है या आटे का मामला है, जब तक फार्मर को आप प्रमोट नहीं करेगी इंडस्ट्री, तो फिर वो फायदा कोई नहीं होगा। इंडस्ट्री के साथ फार्मर को भी लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ फार्मर को लेके चलना चाहिए। हमारी आज की डिश जनाब तैयार हो चुकी है और हमारे शेफ जो हैं वो लेके आए हैं, और लिमू शिमू जिस तरह से गार्निशिंग की है, भाई साहब मेरे तो मुंह में काफी पानी आ रहा है। बड़ी अच्छी है। तो आपने इसका कलर कैसे किया है जी, थोड़ा रेडिश? वो बता रहे थे ब्रेक से पहले, मैं चाहता हूं शेफ आप खुद ही बताएं
ताकि बाजवा साहब भी घर पे बनाना चाहें तो उनको पता हो कि किस तरह से इसका तैयार किया है। इसका कलर जब हम इसको बॉईल करते हैं उसमें हल्दी ऐड की है हमने बॉईल करने के टाइम। बॉयल करते मास्क वक्त की दाल का कलर जो है ना वो अच्छा हो जाता है उससे। तो टर्मेरिक आपने ऐड जी 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 जी, टर्मेरिक की वजह से, वैसे भी टर्मेरिक के आपको पता है मैजिकल इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर। स्पेसिफिकली राइट नाउ जो अभी सीजन गुजर रहा है, हाँ हाँ तो इस वक्त हीलिंग जो है वो सारी अभी इशू चल रहे हैं हाँ। आजकल मौसम में। अच्छा, वो पुराना दौर होता था ना, मतलब अगर कहीं बाइक से गिर गए या साइकिल से गिर गए या वैसे गिर गए, छोटे छोटे आई तो घरों पे जाते थे, माएँ दूध में हल्दी ऐड करके आपको देती थी। तो उसके पीछे क्या राज होता था, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप तो माहिर ग़िज़ाइयात हैं। जी, गार्लिंग के अंदर जो हीलिंग कैपेसिटी है वो इस वेल इम्प्रूव्ड बाय रिसर्च, और बल्कि इंटरनेशनली मैं कनाडा में रहा हूँ तो मेरी जो फिजिशियन थी, एक दफ़ा मुझे चोट लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि बजाय मेडिसिन देने के, हालांकि वो MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप गार्लिक जो है यही जो गर्म दूध के अंदर डाल के लें। सो हीलिंग पावर गार्लिक की बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल, इसलिए मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जनाब आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।